अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उस प्यार भरे फीडबैक का जो आप कमेंट्स में नीचे मुझे लिखते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे भेजते हैं। आप लोग जो नीचे कमेंट्स लिख रहे होते हैं वो सिर्फ मैं नहीं पढ़ रहा होता, और भी बहुत लोग पढ़ रहे होते हैं। जिसने कहानी भेजी होती है वो भी पढ़ रहा होता है या रही होती है। जब भी कोई मुझे कहानी भेजता है और उसको मैं सुनता हूँ, उन लफ्ज़ों को, उस आवाज़ को जिसमें लिख के भेजा होता है या रिकॉर्ड करके भेजा होता है, उसकी जैसे सच्चाई मुझे पता लगती है, उस कहानी को मैं आपके आगे पेश कर देता हूँ। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी मेरे पास आई जो मुझे लगा कि नहीं, ये एक फ़र्ज़ी कहानी है तो मैंने आपको नहीं सुनाई। बहुत सारी चीज़ें कहानी में ऐसी होती हैं मैं खुद से आपको नहीं बताता, क्योंकि लिखने वाले ने तो लिख दी होती हैं, लेकिन मुझे पता होता है कि इससे उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस दफ़ा भी जो स्टोरी चल रही है, जिसका आज तीसरा पार्ट मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हुमना जी ने मुझे जर्मनी से एक कहानी भेजी है, और वो फैमिली भी जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज भी, अमीना और उनके शौहर अली, उन्होंने भी कहानी सुनी है। वो भी उन कमेंट्स को पढ़ते हैं जो आप लोग लिखते हैं, तमाम हर प्रोग्राम में जो आप लिखते हैं। बहुत सारे लोग गालम गलोच लिखते हैं, बहुत सारे लोग मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मुझे गालम गलोच लिखते हैं, ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ बहुत सारे लोगों के नीचे, वीडियो के नीचे लिख के बुरा भला लिखा होता है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, बुरा लिखना भी गुनाह है। आप खामखा किसी भी मज़हब से हैं, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, किसी भी मज़हब से बुरी बात लिखना, गालम गलौच लिखना, किसी के दिल आज़ारी करना, ये इतना बड़ा गुनाह है कि आपकी तमाम जिस मज़हब की भी जितनी इबादत होती हैं आपको लौटा दी जाती हैं, बल्कि आपके मुंह पे मार दी जाती हैं कि आपने अल्लाह के बंदे का दिल दुखाया और इस नीयत से कि जी अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, तो सोचिएगा भी नहीं। तो इसलिए कोशिश किया करें कभी भी आपकी बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो। कोई ऐसा सवाल जो लॉजिकली हो, मज़ा आता है पढ़ के, उसका जवाब देने को भी मज़ा आता है। जिस तरह किसी ने इस स्टोरी के नीचे पूछा था, जी ग्राउंड फ्लोर पे है तो उसकी बालकनी कहाँ से आ गई? ग्राउंड फ्लोर पे तो बालकनी नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन राइटर ने वीडियो बना के भेजी मुझे उस बालकनी पे खड़े होके, और कहा ये भी आप एंड में शेयर कीजिएगा, जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। जर्मनी के अंदर घरों के जो दरवाजे होते हैं वो तकरीबन 3-4 स्टेप जिस तरह सीढ़ी के होते हैं, इस तरह ऊंचे बनाए जाते हैं। बर्फ़ बहुत पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि आप दरवाज़ा खोलें तो सामने ही लेवल दरवाजे का और रोड का यानी ज़मीन का बराबर हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब 3-3, 4-4 फुट तक बर्फ़ पड़ जाती है तो फिर तो आप दरवाज़ा खोल ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए दरवाज़ों को 3-4-5 फुट ऊंचा रखा जाता है, ताकि बर्फ़ पड़ भी जाए तो फिर भी उनके दरवाजे खुल सकें। और जब आपका 4-5 फुट 6 फुट ऊंचा दरवाज़ा होगा तो उसकी बालकनी भी हो सकती है। और वो कैसे, ये आप वीडियो के एंड में देखिएगा। और दूसरा, पुराने वक्तों में जब लकड़ियों का इस्तेमाल होता था आग जलाने के लिए, घर को गर्म रखने के लिए आतिशदान के अंदर, तो इन्हीं जो ग्राउंड फ्लोर पे भी घर होते थे, इनकी जो बालकनी होती थी उसके ऊपर लकड़ियाँ रखी जाती थी ताकि सूख जाएं एक मौसम में और उसके बाद में उनको इस्तेमाल किया जाए। उस घर के साथ मौजूद वो चर्च, वो घना सा जंगल, वो दरख्तों की भयानक सी कतारें जिनको देख के मुझे भी डर लगा है। वीडियो में एंड में आप ज़रूर वो जो उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजी है वो आप देखेंगे। कहानी को वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पे कहानी को एंड किया था। लिखा उन्होंने बहुत खूबसूरत है, सच्ची कहानी है, और शायद पता नहीं मैं हक अदा कर पाता हूँ नहीं, उतना अच्छा सुना पाता हूँ नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा बहुत कमाल है। आज तक इतना ज़बरदस्त लिखा मेरे पास कहानी नहीं आई। लास्ट जहाँ पे कहानी ख़त्म हुई थी, थोड़ा सा उसको मैं पीछे से 1-2 हिंट्स भी बताता हूँ कहानी के। अमीना ने कैसे एक घर ढूंढा, उसमें शिफ्ट हुए, और उन्होंने उस घर के अंदर जो आवाज़ें सुनी, बर्तन गिरने की, दरवाज़ों पे शीशों पे मारने की, बंदों के बातें करने की, वो बाहर निकली, भागी, ये सारा आपको याद आ गया होगा। लास्ट पार्ट 2 जो आप लोगों ने सुना था उसमें ये हुआ था कि हैलोवीन पे उन्होंने चॉकलेट और कैंडीज़ लेके रखी थी कि बच्चे आएंगे तो उनको मैं दूंगी। और जब वो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी तो सामने 2 बच्चे, उनको लड़का और लड़की नज़र आए थे, और उन्होंने उनको इशारा किया और कहा आए, कैंडीज ले लो, बुलाया। तो वहीं से उनके 2 हाथ लंबे हुए थे, और उसके साथ से गुजरते हुए, उसके पीछे से गुजरते हुए बाल्टियों को उन हाथों ने उठाया, और उसके बाद वापस जिस जगह पे जितनी दूर वो खड़े थे वहीं पे गई बाल्टियाँ, और
गायब हो गई। और ये मंजर इतना भयानक खौफनाक था, किसी भी बशर को बेहोश करने के लिए काफ़ी था, और ऐसा ही हुआ। अमीना ये मंजर देख के वहीं पे बेहोश हो गई। पहला एक सवाल किसने लिखा, मैं तो इसका जवाब कभी कतन ना देता। हुमना जी ने कहा कि आप जवाब दे दीजिएगा। हैलोवीन आप क्यों मनाती हैं, आप तो मुसलमान हैं। आप जब बाहर रहते हैं वहाँ पे यही तो एक खूबसूरत चीज़ है जो मैं भी देख के आया हूँ बाहर। वो कभी किसी के अकीदे को, किसी के मज़हब को, कभी किसी के दिल को, सबसे बड़ी बात दिल को भी छोड़ दें, मज़हब को, अकीदे को, दिल को तोड़ते नहीं हैं, दुखी नहीं करते, क्योंकि दिलों में रब बसता है। वो तमाम लोग जो मुसलमान वहाँ पे नहीं हैं, मुसलमानों के साथ ऐसा प्यारा बर्ताव करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ये कैसा होता है, ये इवेंट हैं, हैलोवीन फलां मनाता है, हर बात में जज्बाती ना हुआ करें। ये अल्लाह के यहाँ कोई पसंदीदा अमल नहीं है कि आपने फतवा लगा दी ये क्यों, ये क्यों, आपका काम नहीं है। कौन कितना रब के करीब है ये अल्लाह पे छोड़ा करें। हैलोवीन एक त्यौहार है, जिस तरह लाहौर में लोग भंगड़े पे डांस करते हुए त्यौहार मनाते थे बसंत का, तो मैं कहूँ जी ये क्यों मनाते हैं, इस पर एक बहस शुरू हो जाएगी। लीव इट। वो लोग बड़े प्यार से रहते हैं। बाहर ममालिक में जितने भी हैं वो हमारी तरह लड़ते झगड़ते नहीं हैं, वो बहुत प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। असल में जो इंसानियत जिनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है वो बाहर वाले लोग हैं। कहानी की तरफ आता हूँ। जब वो वहीं पे बेहोश हो गई, उन दोनों हाथों को देखने के बाद जो इतने लंबे हो गए थे कि इतने दूर से चलते हुए अमीना के पास आए और चॉकलेट और टॉफ़ियाँ की बाल्टियाँ उठा के वापस छोटे होते होते उन तक पहुँचे हाथ और गायब हो गए। तो वो भी एक बशर थी, इंसान थी, इतना खौफजदा हुई, वहीं पे खड़ी खड़ी आंखों के आगे अंधेरा छा सा गया और बेहोश हो गई। लेकिन अब होश आया तो अपने आप को कहाँ पाया, उसी तरह उसी हॉस्पिटल के बेड पे जहाँ पहले भी वो एक दफ़ा आंखें खोलते ही हैरान हो गई थी। और जब मेमोरी वापस आई और सोचा कि गिरी कहाँ थी और उठ कहाँ से रही हूँ, तो वो वही अस्पताल का बिस्तर था जिसमें वो लेटी हुई थी और उसका शौहर उसके पास बैठा था। जब उसको सारा मंजर याद आ गया तो उसने अली की तरफ देखा और ऐसी खौफजदा और फटी फटी आंखों से शौहर को बताने के लिए मुंह खोलना चाहा तो अली ने इशारा किया, रिलैक्स, मुझे पता है, परेशान मत हो, तुम आराम करो। वो शायद अमीना इस बात का शौहर को यकीन दिलाना चाहती थी कि अली नहीं, तुम नहीं जानते मेरी आंखों ने क्या देखा है, इतना आसान नहीं है। वो बहुत मुश्किल मरहला होता है जब जिन्नात एक इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि हाथ इस तरह लंबे हो के आप तक पहुंच जाए, कोई भी बशर देखे बेहोश हो जाए। और वो जब अपने घर पहुंची तो बेचैन थी अली को बताने के लिए इस किस्से को, और अली को जब ये सारा किस्सा बताया तो अली खामोश सा हो गया। उसने कहा, एक बीवी को जिस तरह हौसला देना चाहिए था उसने हौसला दिया, कहा जल्द ही हम इस घर को तब्दील कर लेंगे, तुम परेशान ना हो। आजकल मेरा फोकस कारोबार की तरफ भी है, कारोबार भी मेरा थोड़ा सा डाउन जा रहा है, डिस्टर्ब जा रहा है। जैसे ही हालात बेहतर होते हैं मेरी पहली फुर्सत ये है हम इस घर को जब तब्दील करते हैं, तुम रिलैक्स हो। उसने अपनी बीवी को हौसला दिया, हिम्मत दी। वो राब्ते में तो आ चुकी थी वो लड़की जिसका नाम हुमना था, जो उसको एयरपोर्ट पे मिली थी, और नंबर ढूंढते ढूंढते मैंने पार्ट 2 में आपको बताया आखिर एक नंबर मिल ही गया था। और उस नंबर पे जब उसने कॉल की और उनसे कहा आप अमीना बोल रही हैं, आप हुमना बोल रही हैं, उन्होंने कहा जी बोलिए। तो जो दूसरी तरफ थी हुमना, उसने भी जब वो पाकिस्तान गई थी, दोनों पाकिस्तान थी, तो उसने भी 2-3 दफ़ा कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका राब्ता अमीना से नहीं हो सका। तो उसने भी कुछ अरसे बाद वो जो कागज़ पे उसने नंबर लिखा था फाड़ के फेंक दिया और उसके दिमाग से वो बात भूल गई। हाँ, किसी से राब्ता हुआ था, क्योंकि सफ़र के दौरान बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं और कुछ लोगों का रिश्ता मजबूत हो जाता है। शायद 3-4 कॉलें करने के बाद उसको एहसास हुआ कि ये कमज़ोर सा रिश्ता था, वो भी भूल गई। राब्ता उसने भी किया, 2-3 दफ़ा कोशिश की हुमना ने, लेकिन जब उसने देखा कोई रिस्पांस नहीं तो वो भी भूल गई। इसलिए जब किसी ने कहा आप हुमना बोल रही हैं तो हुमना चौंकी भी सही और खामोश हो गई, क्योंकि वो अननोन नंबर नहीं उठाती थी और ये एक अननोन नंबर था। तो वो खामोश हो के बोली जी बताइए आप कौन। तो वो खुशी से वो आवाज़ जो कांप रही थी, चहक रही थी, लगता था जैसे किसी को खजाना सा मिल गया हो, जैसे किसी को
कोई खोया हुआ सा मिल गया हो, कोई ऐसा बशर मिल गया हो जिसकी जुस्तजू में वो पागल पागल फिर रही थी, हर जगह पे उसको ढूंढती फिर रही थी। उस आवाज़ की खुशी से, चहचहाट से अंदाज़ा हो गया हुम्ना को कि ये कोई ऐसी है जो मेरी आवाज़ सुन के बहुत खुश हो गई है। और जब उसने वो सारा किस्सा, वो सारी बातें बतानी शुरू कर दी, हम कैसे मिले थे, क्या हुआ था, और फिर वही हुआ, वो टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। और ऐसा शुरू हुआ, एक दूसरे को वो दोनों बताना शुरू हुई कि 3.5 घंटे कैसे गुजरे फ़ोन पे, एहसास तक ना हुआ। एंड पे एक एहसास ज़रूर हो गया, स्पेशली हुम्ना को, कि अमीना के लिए हुम्ना बहुत अहम है। वो उसको भूली नहीं थी, उससे रब्ता नहीं कर सकी थी, लेकिन उसकी जुस्तजू में इतनी पागल दीवानी रही थी कि आज जब उसका रब्ता हो गया है तो उसको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। और दूसरी तरफ हुम्ना भी बहुत खुश थी, उसको एक अच्छी दोस्त मिल गई थी। बाजिद थी कि मेरी तरफ चक्कर लगाओ। वो उन दिनों में पढ़ रही थी, 3 साल का एक कोर्स थी जो वो कर रही थी हुम्ना। तो वो कहती थी मसरूफियत की वजह से मैं टाइम निकाल रही हूँ, जैसे ही टाइम निकलता है मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाती हूँ। और आखिरकार एक ऐसा वीकेंड आ ही पहुँचा कि उसमें उसको टाइम मिल गया। उसने अपनी दोस्त से कहा, मैं कल तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। अमीना ने ट्रेन का टिकट कटाया और अपने दोस्त की तरफ चल पड़ी। 350 किलोमीटर दूर शहर था जिसमें अमीना और उसका शौहर अली रहते थे। ये जो मिलने जा रही हैं हुम्ना अमीना के साथ, इन दिनों में ये दोनों एक अलग अलग शहर में रहती थी, लेकिन हुम्ना कैसे अमीना के शहर में शिफ्ट हो गई, ये एक अलग कहानी है जो इंशाल्लाह फिर मैं आपको, अभी नहीं कुछ अरसे बाद वो लिख रही हैं इस कहानी को, ये भी तफसील से सुनाऊंगा। क्योंकि इस कहानी में आप सुनेंगे, अभी तो वो मिलने जा रही हैं, बाद में वो इस कहानी में आपको नज़र आएगा कि वो वहीं पे रहना शुरू हो गई, लेकिन वहाँ पे रहना, शिफ्ट होना भी एक लंबी कहानी है। फिर सही, ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। जर्मनी की ट्रेन का एक अपना ही मज़ा है। ठंडी ठंडी बर्फ़, ठंडी ठंडी हवाएं, सर्द सा मौसम, घरों के बाहर बर्फ़। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे लिए बहुत कमज़ोरी है ये, मेरे लिए ऐसा मौसम है, मेरा दिल करता है मैं यहीं गुजार दूँ ज़िंदगी। खैर, हुम्ना ट्रेन में सवार हो गई और ट्रेन अपने रास्ते पे चल पड़ी। मंजिल मकसूद पे जैसे ही पहुंची, ऑटोमेटिक से गेट जैसे ही ट्रेन के खुल गए तो एक दीवानी सी लड़की हर गेट के आगे भागती सी फिर रही थी कि कोई है जो उतरेगा, जो मेरा है, जिसके लिए मैं बेचैन हूं। और हुम्ना ने दूर से देख लिया उसी लड़की को, उसकी दीवानगी को, कि किस तरह भाग भाग के हर दरवाजे की तरफ देख रही थी। और जैसे ही उसकी निगाह हुम्ना पे पड़ी तो पागलों की सी तरह भागती हुई आई और आके लिपट सी गई। ऐसी मोहब्बत, ऐसी दोस्ती, ऐसा रिश्ता बहुत कम देखने में आता है जहाँ पे ऐसी दीवानगी सी हो, ऐसी अपनायत सी हो। और अमूमन ये वो लोग करते हैं जिस तरह अमीना कर रही थी, भागती फिर रही थी और आते ही वो इस तरह लिपट सी गई, ये वो लोग होते हैं। मेरा तजर्बा है, उन्होंने नहीं लिखा, मैं खुद से आपको कह रहा हूँ, जो मोहब्बत देना भी जानते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई लम्हा ऐसा ज़रूर गुजरा होता है कि जहाँ उनको मोहब्बत कम मिली होती है। रिश्तों के लिए वो बेचैन रहे होते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है, उनको उस तरह मोहब्बत नहीं मिलती। ये मोहब्बत के मतलाशी होते हैं। इनको अगर कोई अपना प्यार देते तो अपना तन मन धन, अपनी जान भी उसमें निछावर कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं, आजमा के देखिएगा। और शायद अमीना भी उन लोगों में से थी। उसको कोई अपना खून का रिश्ता जैसे होता है वैसा मिल गया था। वो लिपटी, ऐसे गली मिली कि उसका शौहर खड़ा जो देख रहा था वो भी चलता हुआ पास आया और ऐसी दीवानगी अपनी बीवी की देख के हैरान हुआ। और जब सलाम किया हुम्ना ने, अस्सलाम वालेकुम, तो अली ने आगे बढ़ के हुम्ना के सर पे हाथ रखा और कहा, कौन सा लम्हा, कौन सा सेकंड है जब मेरे घर में आपका जिक्र नहीं होता। मेरी बहन, मैं भी उतना ही बेचैन था आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, कि कौन है वो अजीम लड़की जिसकी हर लम्हे मेरी बीवी इतनी तारीफ करती है। हुम्ना को लेके मियाँ बीवी घर पहुंचे। खाने का बेहतरीन एहतमाम किया गया था। अली ने और अमीना ने बेइंतहा हुम्ना का ख्याल रखा। वो दिन कैसे, कितनी तेज़ी के साथ गुजरा कि बातें ख़त्म नहीं हुई। बहुत सी दिल की भड़ास अभी निकली नहीं, बाहर भी चले गए,
खाना बाहर भी खाया, घूमे फिरे और टाइम का पता ही नहीं लगा कि रात जब वो सो गए तो सब सो रहे थे सिवाय अमीना के, जो ये सोच रही थी कि हुम्ना तो सुबह चली जाएगी। और जब सुबह उठे तो सब खुश थे सिवाय अमीना के, जिसकी आंखें इस तरह लाल, और वो लाल आंखें चुगली खा रही थी कि ये रात सारी सो नहीं सकी। हुम्ना ने पूछ लिया, क्या हुआ, तुम लगता है इस रात सोई नहीं हो? तो आगे से खामोश सी रही। और जब नाश्ता वाश्ता कर लिया और उसने अनाउंस किया हुम्ना ने कि अब मुझे जाना होगा, मुझे इजाज़त दीजिए, तो उन लाल सी आंखों में से मोती थे जो नीचे गिरे रहे थे। वो आंसू थे, वो उदासी के आंसू थे जो दुखीपन में निकलते हैं कि कोई अपना जा रहा है। इतने कम टाइम के लिए आया था कि एक दिन गुजारा और फिर चल भी दिया। उस वक्त तक हुम्ना उन हालात से वाकिफ नहीं थी कि उस घर के अंदर क्या कुछ हो चुका है। जब उन लाल सी आंखों में वो मोती से नीचे गिरे तो वो एकदम से हुम्ना भी परेशान हो गई। वो भी उससे उतना ही मोहब्बत का रिश्ता जोड़ चुकी थी, उसको बहन, एक अच्छी दोस्त, एक ऐसी रिश्ते में बंध सी गई थी जिसमें वो भी उसको अपना खून का रिश्ता लगने लगी थी। तो वो उसके लिपट गई उससे, उसको कहा, क्या हुआ अमीना, क्यों इतनी उदास हो? तो वहीं पे जब बातें हुई कि तुम इतनी जल्दी जा रही हो और सारा कुछ हो, तो वहीं अली ने कुछ सिचुएशन भी सारी बताई कि जहाँ पे तुमसे प्यार करती है, तुमसे एक दोस्ती का इसका रिश्ता है, वहीं पे ये अकेली उदास भी हो जाती है, घबरा भी जाती है। इस घर में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती है जो इसको परेशान सी कर देती है। और जब सारी बातें बताई गई जिन्नात की और इस तरह की, तो वहीं पे हुम्ना ने बोलना शुरू किया। अमीना, तुम भूल गई हो तुम एक मुसलमान घराने में पैदा हुई और तुम एक मुसलमान लड़की हो। जब अल्लाह ताला ने हमारे बीच में कुरान मजीद इस तरह हमें दिया है कि उसको हमने अपने सीने के अंदर रखना है और उसको हर वक्त पढ़ना है, उसकी तिलावत करनी है, फिर भी तुम्हारे अंदर खौफ है, क्या तुम रब की बनाई हुई मखलूक की मदद नहीं करती? क्या वो जो खुदा ने अहकाम हमें दिए हैं, क्या तुम वो पूरा नहीं करती? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? तुम में वो सब कुछ है, तुम तिलावत भी करती हो, रब की नमाज भी पढ़ती हो, उसकी मखलूक से भी प्यार करती हो, तो फिर डर किस बात का? अरे कोई अगर तुम्हारे घर में रहता है तो वो तुम्हारा मेहमान है, उसकी सेवा करो, और हो सकता है घर का मालिक ही वही हो, तो तुम डर किस बात से रही हो? तोते भी तो इंसान घर में पाल लेता है, उनसे बातें भी करता है, पिंजरे में रहते हैं, खोल भी देते हैं, कभी उधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं, आपसे बातें तो करते नहीं, लेकिन आपको उनकी मौजूदगी का एक एहसास तो होता है, तो डरते क्यों नहीं? अगर वो भी हैं तो एक मखलूक है अल्लाह की, अल्लाह ने बनाया है, उनको फिरने दो। और इस तरह की बहुत सी ऐसे बातें की। उन बातों का थोड़ा सा असर तो अमीना पे ज़रूर हुआ और अली भी बहुत खुश हुए उन बातों से कि ये एक ऐसी बातें थी जिनसे उनको लग रहा था कि उनकी बीवी थोड़ा सा रिलैक्स होगी। और हुम्ना अपने घर दूसरे शहर वापस चली गई। कुछ दिन उस घर के अंदर खैरियत से गुजरे, लेकिन अब मामलात कुछ ऐसे थे, बर्तनों की आवाज़, चलने की आवाज़, स्पेशली उस घर के अंदर 3 बेडरूम थे। जो तीसरा एक बेडरूम था उसके अंदर अली ने कुछ अपना सामान जो था, जिस तरह मैंने बताया वो कारोबार इस तरह का करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का उनको कारोबार था, तो काफ़ी सामान उन्हें रख दिया था उस कमरे के अंदर, निकालते भी थे, मजीद सामान रख भी देते थे। वो कमरा एक ऐसा था जिसका अक्सर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता था और ख़ुद ब खुद बंद हो जाता था। ऐसा नहीं था कि हवा से खुलता था, वो बंद घर थे, क्लियर देखने वाले को पता लग जाता था कि ये दरवाज़ा खुला है और दरवाज़ा बंद हो गया है। जहां पे बाकी घर में भी एक्टिविटीज़ महसूस होती थी, लेकिन उस दरवाजे की खुलने और बंद करने की एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा क्लियर थी। बाकी जो कुछ भी था वो आंखों को नज़र नहीं आता था, कान उसको सुन सकते थे और इंसान उसको महसूस कर सकता था। किसी का हंसना कानों ने सुन लिया, बर्तन का गिर जाना कानों ने सुन लिया, बातें करना, कोई बोल रहा है, आपस में बातें कर रहा है, वो सब कुछ उस घर में हो रहा था। अमीना ने अब हिम्मत तो पकड़ ली थी, लेकिन अभी भी एक बात जो हो रही थी वो ये थी कि अली मुसलसल जो परेशान हो रहे थे वो अपने कारोबार की वजह से थे। उनका कारोबार दिन ब दिन जो इतना ज़बरदस्त चल रहा था, वो कारोबार दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा था, नुकसान ही नुकसान हो रहा था। वो जितना मेहनत करते, जितना कवर करने की कोशिश करते, कारोबार और ख़राब होता जा रहा था, डाउन से डाउन होता जा रहा था। और
अमीना मुसलसल चिड़चिड़ी होती जा रही थी, उसके अंदर एक अजीब सा, एक ऐसा रवैया पैदा हो चुका था कि वो अपने आप से भी बेजार थी, अपने शौहर से भी बेजार हो चुकी थी। और अली ने भी महसूस किया, जिस बीवी से वो शदीद प्यार करता है, घर दाखिल होते ही उसको अपनी बीवी से अजीब सी चिड़ सी होने लगती है, वो गुस्से में आ जाता है और बीवी शदीद गुस्से में आ जाती है। वो दोनों मियाँ बीवी लड़ना शुरू हो गए थे, बदमज़गी सी पैदा होती जा रही थी। और अक्सर अब होने क्या लगा था, वो उन पीरों फ़कीरों को फ़ोन करती जिनके वो नंबर पाकिस्तान से लेके आई थी, और वो जैसा जैसा करते, तुम अब यूं कर दो, अब यूं कर दो, अब ये तावीज़ भेज रहे हैं हम तुम यूं कर दो, बस पैसे भेज दो। वो पैसे भेजती और नए तावीज़ उस तक पहुंचते और वो उसी तरह जलाती, पानी में डालती, घरों में छींटे मारती, सिवाय इसके कि वो एक साइको मरीज़ बनती जा रही थी, वो एक जहनी मरीज़ बनती जा रही थी, और आए दिन वो दोबारा बेहोश हो जाती। और अली जो पहले ही कारोबार की वजह से परेशान था, उसको लेके हॉस्पिटल जाता। मियां बीवी के अंदर तकरीबन वो रिश्ता एक आवाजार सा, एक दूसरे से नफरत की हद तक का रिश्ता हो चुका था, क्योंकि बीवी का रवैया ये था कि अब आए दिन वो बेहोश, और उसके अंदर इतना चिड़चिड़ा हो गया, उसके अंदर इतना अमीना के अंदर चिड़चिड़ापन आ चुका था कि अक्सर वो कुछ ऐसे चीज़ें भी उठा लेती कि जिससे अली को लगता है ये अपनी जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है, या ये चीज़ मुझे भी मार सकती है। अली को खौफ सा आने लगा अमीना से, और अमीना खुद भी इस कंडीशन को जानती थी कि मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं एक अजीब सी हो चुकी हूँ, मैं वाकई किसी वक्त अपने शौहर को नुकसान पहुंचा सकती हूँ या अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि इसके प्रैक्टिकली छोटे छोटे नमूने सामने आने पे शुरू हो गए थे। और कारोबार था कि तबाही के दहाने पे पहुंच गया था, बिल्कुल अली बैठ गया था। लेकिन रब को शायद कुछ और मंजूर था। उन्हीं दिनों अमीना ने जब अपनी वो जैकेट, जो अमूमन वो पाकिस्तान से लेके आई थी, जब वो पहनती थी, एक दफ़ा उसने निकाली और पहनी उस जैकेट को, तो उसकी एक जेब में जब उसने हाथ डाला तो उसके अंदर से 2 से 3 तावीज़ निकल आए, और वो कांपना शुरू हो गई, देखना शुरू हो गई कि ये तावीज़ इस जैकेट के अंदर से कहाँ से आए। और जब जल्दी से बाकी भी जेबों को वो जल्दी जल्दी खोलना शुरू हो गई और देखना शुरू हो गई, तो एक और जेब के अंदर से उसको एक गुच्छा सा मिला, जो बालों का गुच्छा था, और जल्दी से उसने ज़मीन पे फेंक दिया तावीज़ भी, और वो डर गई थी, वो कांप रही थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और अपनी दोस्त को कॉल की। हुम्ना की आवाज़ सुनते ही वो एक कपकपाती, एक खौफज़दा सी आवाज़ में बोलना शुरू हो गई, हुम्ना, मैं कोशिश करती हूँ, जैसा तुमने कहा है वैसी बनने की कोशिश कर रही हूँ, हिम्मत करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज पता है मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी जैकेट के अंदर से तावीज़ निकले हैं, और एक गुच्छा सा निकला है जो बालों का है, जो औरत के बाल होते हैं। मुझे नहीं पता ये किसके बाल हैं, मेरे बाल हैं, किसके बाल हैं। अगर आपके सर के बाल ब्लैक ना हो, डिफरेंट हो, फिर तो आपको डाउट हो सकता है, लेकिन अमूमन अगर इंसान के खुद सर के बाल भी ब्लैक हों और निकले भी ब्लैक, तो फिर इंसान शशोपंज में पड़ जाता है, ये मेरे हैं या किसी और के हैं। तो वहीं पे हुम्ना ने कहा, परेशान मत हो, मैं एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे बात करती हूँ। उसने उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, आपके करीब जो समंदर है वहीं पे चले जाइए, आप इन तावीज़ों को समंदर के अंदर फेंक दीजिए, और समंदर के किनारे पे जहाँ पे गीली मिट्टी होती है, वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा खोद के ये बाल उसके अंदर दबा दीजिए और वापस आ जाइए। यही बात हुम्ना ने जब अमीना को बताई, तो अमीना इंतज़ार कर रही थी कि अली घर में आए, और जब अली घर में आया तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान था, डिप्रेशन का शिकार था, कारोबार की वजह से, ऊपर से बीवी के रवैये की वजह से हर वक्त अस्पताल, हर वक्त चिड़चिड़ापन, यहाँ तक के नुकसान भी पहुँचाना शुरू हो गई थी अमीना अपनी ज़ात को, और अक्सर अब शौहर पे भी हमला कर देती। और आज उसने उसको बताया कि ये देखो, घर में से, मेरी जैकेट में से ये निकला है। अली जैसे उस बात को सुनी अनसुनी कर गया, जैसे वो उस बात को अब सुनना नहीं चाहता, वो खुद आवाज़ार सा था, वो उसको झंझोड़ने में मजबूर हो गई कि अली मैं क्या कह रही हूँ, ये क्या है। तो अली ने कहा, मैं अब क्या करूँ, क्या करना है। उसने कहा, ये मुझे कहा गया है कि इनको उठाओ और उठा के समंदर में फेंक, और बाल समंदर के किनारे में दबा दो। अच्छा चलेंगे? उसने कहा, चलेंगे नहीं, मुझे कल जाना है, पहला काम यही करना है। अली ऐसे लग रहा था जैसे वो बदल चुका है, अली ऐसे लग रहा था वो अपने होशो हवास में नहीं है, अली ऐसा लग रहा था कहीं खो सा गया है, उसको अब अपनी पहचान भी नहीं रही, बीवी तो दूर की बात है।
सुबह उठ के वो अपने काम के लिए जब तैयार हुआ तो उसके सामने आके खड़ी होगी कि मैंने आपसे कहा था ये दबाने के लिए और फेंकने के लिए जाना। उसने कहा यार फजूल बातें हैं, छोड़ो फिर कभी। तो वो डट के खड़ी हो गई, नहीं अली मुझे जाना है। बड़ी मुश्किलों से उसने अली को तैयार किया। वो दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में बैठे। हैरत की बात वो थी कि वो जो गाड़ी कभी बंद नहीं हुई थी, वो उनको 3 दफ़ा रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। अली भी इस बात पे अजीब सा हो गया कि गाड़ी को क्या हो रहा है, बंद से मतलब इस तरह तो नहीं कि स्टार्ट नहीं हो रही थी, इस अंदाज में गाड़ी चल रही थी। कभी वो उतर के देखता क्या है, गाड़ी जोर लगा रही है, गाड़ी बंद सी हो रही है। एक अजीब सी गाड़ी के अंदर कंडीशन थी। आधे घंटे का रास्ता उन दोनों मियाँ बीवी ने 3 घंटे में तय किया। इससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि गाड़ी ने कितना डिस्टर्ब किया उनको कि वो आधे घंटे का रास्ता ऐसे जैसे गाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही। और वो कहते हैं जब गाड़ी से हम दोनों उतरे हैं तो हमारे पाँव ऐसे दोनों को लग रहे थे। अली ने उस वक्त अपनी फीलिंग नहीं बताई, बाद में बताई कि मेरे पाँव ऐसे लग रहा था जैसे मुझसे उठाए ही नहीं जा रहे और मैं वापस गाड़ी में जाके बैठ जाऊँ। अली को ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सर बहुत भारी है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं गिर पड़ूंगा, ये क्या है। वो खुद नहीं जानता था उसके साथ ये फीलिंग क्यों हो रही है। जैसे कैसे वो ज़ोर लगाती, अपने शौहर को ज़बरदस्ती घसीटती। जब वो समंदर में उन्होंने तावीज़ को फेंक दिया और छोटा सा गड्ढा खोद के वहाँ पे बाल भी दबा दिए, तो उसी लम्हे अली कहता है मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिमाग बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वो जो भारी था मेरे जिस्म ऐसा अजीब सा था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ हूँ। और उसी वक्त मुझे याद आया मैं तो समंदर के किनारे हूँ। और अमीना को भी ऐसे लगा कि मैं बिल्कुल हशाश बशाश हो गई हूँ। तो अली ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ हो रहा था, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो अमीना ने कहा मेरे साथ भी यही था। और उन दोनों ने अपने साथ जब फीलिंग शेयर की तो पता लगा कि इसी तावीज़ और इन बालों का ही असर था कि जिसकी वजह से ना गाड़ी चल पा रही थी, ना वो पैदल चल के यहाँ तक आ पा रहे थे। और वही गाड़ी जब दोबारा से बैठे हैं और स्टार्ट की और घर पहुँचे हैं तो वही रास्ता जो आधे घंटे का था उन्होंने आधे घंटे में ही तय किया। महसूस ही नहीं हुआ कि गाड़ी को कुछ हुआ है। अली ने जाते हुए एक बात कही, मुझे लग रहा है आज मैं बहुत नॉर्मल सा रिलैक्स अपने आप को फील कर रहा हूँ। और यही बात अमीना ने भी कही, मुझे भी आज ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ी सी मैं नॉर्मल सी हूँ। अली ने कहा हाँ तुम्हारे बिहेव से भी लग रहा है। और अली अपने काम पे चला गया। जब रात को वापस आया तो अली ने आते एक फ़िक्रा कहा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि मेरे कारोबार की जो ख़त्म हो चुका था, हम ज़ीरो हो चुके थे, अल्लाह ताला ने एक उम्मीद सी बनाई है। और वो दिन था कि अली का काम जो ठप हो चुका था आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से उठना शुरू हो गया। आप लोग कहते हैं ना कहानी, ये वो लोगों की आप बीती होती है जो मैं आपको सुनाता हूँ। ये सिर्फ कहानी नहीं होती, वो बहुत सारी बातें जो मैंने नहीं भी बताई, जो उनके साथ गुजरी, उन बेचारों के साथ, जो मैं समझता हूँ नहीं बतानी चाहिए। वो उन तावीज़ों का असर था। अगर वो तावीज़ ना मिलते, वो रब को मंजूर था कि उसको जैकेट मिल गई और कुछ अरसा ना मिलती तो ज़िंदगियाँ भी जा सकती थी। वो सिर्फ जिन्नात का असर नहीं था, असल में उन तावीज़ों का असर था। लेकिन उसकी हालत ऐसी अजीब सी हो चुकी थी उन दिनों में उन तावीज़ों के असर की वजह से। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर उसको इतनी हैवी दवाइयाँ दे चुके थे कि वो दवाइयों के असर में रहने की वजह से वाकई जहनी मरीज़ा बन चुकी थी। और उन दिनों में उसकी दिमागी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो किसी को भी पहचान भी नहीं सकती थी। कोई भी उसके सामने जाता, यहाँ तक कि अली भी चला जाता तो वो पहचानती नहीं थी। ऐसी दिमागी मरीज़ा बन चुकी थी अमीना। और एक वक्त भी ऐसा आया कि अली ने रोते हुए जब हुमना को कॉल की, हुमना बहन ऐसा ऐसा मसला है। और वो जब पहुंची और उसने जाते ही कहा अमीना क्या हुआ, तो वो जो किसी को पहचान नहीं रही थी, साइको हो चुकी थी, एकदम से बोली तुम आ गई हो हुमना, तुम आ गई हो, और उठ के बैठ गई। तो उस दिन अली को भी एहसास हुआ किसी को अगर ये पहचानती है तो वो सिर्फ हुमना है। और ऐसा कई दफ़ा हुआ, वो सिर्फ हुमना को पहचानती थी वरना किसी को पहचान भी नहीं सकती थी। उसके लाशऊर में ये बात बैठ गई थी कि मेरा कोई अपना है तो वो सिर्फ हुमना है। शोहर से तो प्यार होता ही है ना, हुज्जत भी होती है ना, शोहर के साथ तो लाड भी होता है ना। शोहर के साथ तो ये नहीं था कि उसको नहीं था मेरा अपना नहीं, वो तो था ही था। लेकिन एक राजदार, एक ऐसा साथी भी तो होता है ना जिससे आप दिल की बातें करते हैं। और ऐसा कई दफ़ा हुआ कि उसने सबको नहीं पहचाना लेकिन हुमना को फ़ौरन पहचान लेती थी। जब तावीज़ों का असर ख़त्म हुआ तो काफ़ी हद तक बेहतरी आई अमीना के अंदर भी। लेकिन अली का कारोबार जो बिल्कुल डेड हो चुका था वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गया। मुसलसल अब राब्ता जो था हुमना का और अमीना में आपस में था। अमीना और हुमना मुसलसल राब्ते में थी। और वो जो मैंने कहा कि वो
दूसरे शहर से अमीना के शहर में कैसे ट्रांसफ़र हुई ये एक अलग कहानी है, ये फिर कभी। लेकिन उसकी सूरत हाल को देख के, उसकी सिचुएशन को देख के जो अमीना के साथ बीत रही थी, दवाइयों ने जिस तरह उसको जहनी मरीज़ा बना दिया था, तो अब वो मुसलसल घर के पास आ चुकी थी और मुसलसल उसके घर जाती और उसका ख्याल रखती। वहीं पे उसको समझाती थी, बार बार बैठ के ऐसा कुछ पढ़ाती कि एक बहादुर हो तुम, तुम्हारे पास कुरान मजीद है, तुम तिलावत कर सकती हो, तुम मुसलमान हो, तुम नमाज पढ़ती हो, तुम किस चीज़ से डरती हो, अल्लाह की मखलूक है। वो इस तरह उसको लेक्चर देती कि उसके अंदर हौसला आता। और एक दफ़ा क्या हुआ कि वो एक रात उसको नींद नहीं आ रही थी, अमीना करवटें बदल रही थी कि वहीं पे उसकी आँख तो लगी लेकिन गहरी आँख नहीं लगी। तो वहीं पे उसको ऐसा सा लगा जैसे वो एक ख्वाब सा देख रही है। उसने ख्वाब में देखा एक बला है जो उसके सीने पे चढ़ के बैठी हुई है। उसका मुंह जो है वो बहुत लंबा सा मुंह है, उसके पूरे मुंह के ऊपर बाल ही बाल हैं, सर पे भी जिस तरह जानवरों के बाल होते हैं, रीछ के जिस तरह बाल होते हैं, बाजू बिल्कुल बारीक बारीक से बाजू हैं, उस पे भी सारे बाल हैं, पूरे जिस्म के ऊपर बाल हैं, और अजीबो गरीब सी कोई बला है, जानवर नहीं है, बहुत ही खौफनाक है, जिसको कोई भी देखे एक सेकंड में डर जाए। तो उसके सीने पे इस तरह चढ़ के बैठी है कि उसका सांस बंद हो रहा है। लेकिन उसके हाथ जो उसने देखे हैं तो उसकी 3 उंगलियां थीं, 2 नहीं 3 उंगलियां, और उसके उंगलियों के आगे बहुत लंबे लंबे नाखून थे, जैसे मुर्गा या मुर्गी जो होते हैं, जो भाग दौड़ रहे होते हैं, उनके लंबे लंबे नाखून होते हैं, या बिल्ली के जिस तरह नाखून थे, इस तरह बड़े बड़े मोटे मोटे उसके नाखून थे। और उसके सीने पे वो बला चढ़ के बैठी हुई थी। अब वो सोच रही है मैं कैसे आंखें खोलूं। वो अपने जिस्म को हिलाने की कोशिश करती है, अमीना तो उसका जिस्म हिल तक नहीं रहा, इतनी भारी है वो बला कि उसका सांस आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। और उसको एहसास हुआ कि मैं मर जाऊंगी। तो एक लम्हे में उसके दिमाग में एक बात आई। हुमना ने कहा था जब भी कोई ऐसी बात हो तो रब का कलाम पढ़ना। जब उसने महसूस किया कि उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी की तरफ जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत नहीं, काफ़ी देर से कोशिश के बावजूद ना वो चीख मार रही है, ना चीख मार पा रही है, ना उसके बाजू हिल रहे हैं, ना वो अपनी टांगें हिला रही है, ना उसका जिस्म हिल पा रहा है, यहाँ तक कि उसका सांस भी बंद होते होते दिमाग बंद होना शुरू हो रहा है, और यही बला उसके सीने पे इसी तरह सवार रही तो शायद कुछ और सेकंड्स मिनट्स के बाद वो मर ही जाएगी। तो उसी वक्त उसके जहन ने जो बात याद की वो हुमना के अल्फाज थे कि रब का कलाम पढ़ना। तो उसको नहीं पता कैसे उसके मुंह से निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, और उसने ये पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही पढ़ा तो वो जो बला बैठी थी उसका जिसका जो उसके सीने पे वज़न था वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का होना शुरू हो गया। और उसी लम्हे उसने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन, जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो वो कहती है मैंने देखा कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि मैंने उस बला को ऐसे पकड़ से लिया है, उसके दोनों कंधों को मैंने ऐसे पकड़ से लिया, मैं इतनी मजबूत सी हो गई हूँ, और मैंने उसको उठा के इतनी ज़ोर से पटका है कि वो जो दीवार का वो हिस्सा है उसमें जाके वो लगी है बला, और उसने चीख मारी है उस बला ने और गायब हो गया। उसी लम्हे उसकी आंखें खुल गईं। उसने देखा अली गहरी नींद सो रहा है और वो उसके साथ लेटी हुई है। नींद में शायद वो डर गई है। लेकिन अगली सुबह जब उसने हुमना को फ़ोन किया कि जल्दी से मेरे घर पहुंचो, हुमना ने कहा क्या हुआ? उसने कहा जल्दी से पहुंचो। और हुमना भागती हुई जब उसके घर पहुंची तो उसने कहा इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। उसने कहा क्या हुआ? तो वो उसको अपने उस दीवार के पास ले गई जो उसके बेड के साथ थी, जिसके ऊपर 3 नाखून थे जो ज़मीन के अंदर गाड़े गए थे, और उसके बाद खराशें जिस तरह डाली जाती हैं कि जिस तरह कोई चीज़ नाखून इस तरह दीवार पे मार के खुरचता है उस चीज़ को, ऐसे नाखूनों से निशान डालता है, तो बाकायदा नाखूनों के उधर निशान पड़े हुए थे। ऐसे लगता था जैसे किसी चीज़ लगी है इस जगह पे और उसके निशान पड़े हुए थे। उसने कहा ये क्या हुआ है, ये किसने किया है? तो उसने उसको सुनाया कि रात मैंने ख्वाब में ये कुछ देखा और उसको उठा के मैंने इधर जब फेंका था तो मेरी आंखों ने देखा था, जब वो लगी है तो इस तरह उसके मैंने हाथ देखे थे और मेरी आंख खुल गई थी। अली सो रहे थे, मैं उसको ख्वाब समझ के लेट गई, सुबह उठ के देखा तो उस जगह पे निशान लगे हुए हैं। और ये अनबिलीवेबल वाक़या था। तो उसने उसको कहा हुमना ने
जिस तरह तुमने अब हिम्मत की है, वो जो भी था वो ख्वाब में नहीं था, तुम शायद आंखें बंद की थी, वो सचमुच में था, तभी ये निशान है। लेकिन असल में तुमने रब का कलाम पढ़ा है, तो अब हिम्मत करनी होगी, तुम्हें अपने आप को नॉर्मल करना होगा। और फिर वो उसको समझाने लग गई। और हमने ने बताया कि उस घर में अभी भी वो हल्के हल्के निशान हैं, वो उसमें उन पे बेइंतहा पेंट कर चुकी है, मुसलसल उस जगह पे पेंट करती है, लेकिन वो निशान अभी भी हल्के हल्के हैं, लेकिन ना होने के बराबर इतना वो पेंट कर चुकी है उसके ऊपर। उसके बाद उसने हमना ने बैठ के उसको समझाया, अमीना अब तुम बहुत बहादुर हो गई हो, काफ़ी हद तक बेहतर भी हो गई हो, मेडिसिन का असर तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तुम्हारा इतना इलाज हो चुका है, इतना तुम हैवी डोज खा चुकी हो, तुम्हें अब भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बेहतर हो जाएगी, लेकिन हिम्मत पकड़ो, कुछ नहीं होता, ये भी अल्लाह की मखलूक है, क्या कर लेगी ये तुम्हारा, क्यों डरती हो इनसे। और उसकी बातों का इतना असर हुआ अमीना पे कि एक शाम वो अपने घर में बैठी थी, वो अपने बिस्तर पे ऐसे बैठी थी, तो एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या कर लेंगे ये मेरा, क्या मुझे मार देंगे, मार दे, मैं नहीं डरती। सबसे बड़ी अल्लाह की ताकत। जिस दिन उसने ये हौसला पकड़ा, मैं अपनी अमलियात में भी मैं आपको यही सिखाता हूँ, जो सिखा रहा हूँ आजकल, जिसने हौसला कर लिया ना, उसकी कोई चीज़ कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जो डर गया उसको ये चीज़ मार देगी, डरा डरा के मार देगी। और वो दिन था जब अमीना फैसला कर चुकी थी कि आज मुझे इनसे बात करनी है, और वो अपने बिस्तर पे बैठी मुखातिब हुई उस मखलूक से, आज तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, मुझे पता है तुम इस घर में हो, और मुझे पता है मैं जब आई हूं उससे भी पहले के हो, तुम ही इस घर में रहते हो, मेरे सामने आओ, तुम जो भी हो मैं तुमसे नहीं डरती। एक अकेली औरत जब ये फिक्रें कह रही थी, तो हर तरफ उस कमरे के अंदर, उस घर के अंदर खामोशी सी थी। तो वो आवाज दोबारा से गूंजी, क्या डरपोक हो, इतने बुज़दिल हो कि एक औरत से डर गए हो, तुम तो बहुत डराते हो मुझे, तुम तो बहुत खौफनाक हो, तुम्हें देख के तो लोग बेहोश हो जाते हैं। आज एक कमज़ोर सी औरत तुम्हें कह रही, आओ मैं तुमसे नहीं डरती, सामने आओ ना, बुज़दिल क्यों बन गए हो, आओ सामने आओ। तो वही कमरा जिसके अंदर अली का सामान पड़ा हुआ था, उसका दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता से खुला, और जब दरवाज़ा पूरा खुल गया तो बाकायदा जैसे कोई चलता है फर्श पे नंगे पांव, ऐसे पांव रखने की आवाज़ आई, और उन पांव के कदमों की आवाज़ ऐसे थी जैसे भारी भरकम कदम ना हो, हल्के फुल्के कदम कोई रख रहा हो, और उसकी आवाज़ फर्श पे पैदा हो रही हो। जब वो दरवाज़ा खुला और उसने अपना चेहरा दरवाजे की तरफ किया, और उसके बाद जब कानों ने आवाज़ सुनी कि दरवाज़ा खोलने के बाद कोई चला है लेकिन करीब नहीं आया, दूर खड़ा हो गया है, तो वो अंदर से जो दहल गई थी, दरवाज़ा खुलने पे डर सी गई थी, अंदर दिल की धड़कन तेज सी कर बैठी थी, फिर से बोली, रुक क्यों गए, अब आगे आओ ना, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी, आओ आगे आओ। आज उसके अंदर रब के कलाम की इतनी हिम्मत थी, वो बुज़दिल सी लड़की आज बहादुर लड़की बन चुकी थी। तो वो कदम जो वहां पे ठहर गए थे, दरवाज़ा खोल के जो बाहर आए थे, बंद करके नहीं आए थे, दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था, वो कमरा जिसका दरवाज़ा हर वक्त बंद रहता था, जो खोल के आ गए थे, वो सामने खड़े थे। और जब उसने कहा डर क्यों गए, आगे आओ, तो कुछ कदम फिर आहट सुनाई दी कि कुछ कदम फिर उठाए गए हैं, लेकिन आने वाला अभी भी करीब नहीं आया था, कुछ फासले पे खड़ा हो गया था। और वहीं पे अमीना की आंखों ने जो मंजर देखा, तो हवा के अंदर कोई खुद ब खुद जाहिर हो गया, जो छुपा हुआ था आंखों को नजर नहीं आ रहा था, जिसको अक्सर वो महसूस करती थी, कभी वहां कभी वहां, कभी अपने बेड के पास। आज उसने भी फैसला कर दिया था कि अमीना को वो अपना आप सामने दिखा देगा। शायद उसके बाद को भी उसके दिल को भी ये बात बुरी लगी थी कि बुज़दिल क्यों हो, तुम तो मुझे डराते हो, खुद डर गए हो। शायद ये फिक्रा उसको भी चुभा था कि वो फैसला कर चुका था अमीना के सामने आने का। और अमीना की आंखों ने जो मंजर देखा वो ये था कि हवा के अंदर ही, जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, वो जो सामने सब कुछ था, ज़मीन थी, दीवार थी, घर था, वहीं पे ही दरमियान में कोई जाहिर सा हो गया। उसने अपना वजूद आज पहली दफ़ा अमीना के सामने जाहिर कर दिया। तो वो एक नहीं दो थे।
लेफ्ट साइड पे वो एक लड़का था और राइट साइड पे एक लड़की, लेकिन वो कोई बड़े नहीं बल्कि बच्चे थे। लड़की की उम्र तकरीबन 8 साल के करीब जितनी लगती थी और लड़के की उम्र तकरीबन 10-11 साल की। उनके कद एक बच्चों की तरह के कद थे और लड़के ने पुराने उस दौर के जर्मन जिस तरह के कपड़े पहनते थे उस तरह के पुराने उस तरह का उसने बच्चों के कपड़े पहने थे और लड़की ने एक फ्रॉक पहनी थी, पुरानी उस दौर की नहीं, आज के दौर की नहीं, पुराने जिस तरह जर्मन फ्रॉक्स पहनते थे उस तरह की थी। लेकिन कमाल की बात यह थी, जिन दोनों बच्चों को वो सामने देख पा रही थी, कपड़े भी पहन रखे थे, उनके चेहरे इस तरह के थे कि सर के ऊपर जिस तरह बाल होते हैं ऐसे कोई भी बाल नहीं थे, गोल उनका सर नहीं था, अजीब सा था, ऊपर से ऐसे स्ट्रेट सा था और यहाँ से यूँ तिरछा सा था, जैसे ट्राइएंगल होता है, त्रिकोण सा होता है, ऐसे ही सर था, ऊपर से यूँ और थोड़ा सा यूँ गोल हो के यूँ आके कोना सा बन जाता था और मुंह आगे की तरफ लंबा सा था, जिस तरह एलियंस की मिलती जुलती शक्ल थी, एलियन नहीं लेकिन उससे मिलती जुलती शक्ल। आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी थीं दोनों की, लड़की के भी लड़के की भी, लेकिन मुंह नहीं था, ना ही कान थे। सर इस तरह गोल नहीं, इस तरह, और यूं थोड़ा सा ऐसे कट की तरह नहीं बल्कि यूं गोल होके यूं आके नीचे आके चूंच सी बन जाती थी और इस तरह के चूंच की तरह उसका मुंह था। बड़ी बड़ी दोनों की आंखें थी, मुंह नहीं था, कान भी नहीं थे। अमूमन इस तरह की शक्लें एलियंस की होती हैं। लेकिन कमाल की जो चीज़ थी, फ्रॉक भी पहने थे, उनकी शक्लें भी वो देख पा रही थी, उनका हुलिया भी देख पा रही थी, कद कामत भी देख पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो जिस जगह खड़े थे, वो अपने इंसान किसी जगह पे खड़ा हो जाए तो उसके पीछे वाला मंजर छुप जाता है, लेकिन वो ऐसे ट्रांसपेरेंट बने हुए थे कि उनके आर पार वो देख पा रही थी, जैसे वो शीशे के बने हों। जिस तरह शीशे के आर पार हम देख सकते हैं, इसी तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वो बने हुए थे। कपड़े पहनने के बावजूद भी उनके आर पार देख रही थी। तो इसको किस तरह कहेंगे? असल में जिन्नात जब इस तरह नज़र आते हैं तो मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ अपने प्रोग्राम में, हेयोला का मतलब एक साया सा, शैडो जिस तरह होता है। साया ब्लैक सा भी होता है, सफ़ेद सा भी होता है। जो सफ़ेद होता है वो पानी की तरह साफ शफाफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जिस तरह ये जिन्नात के बच्चे उन्होंने देखे, ये जेली की तरह होता है। उन्होंने भी लफ्ज़ जेली किया है और मैं अक्सर आपको कहता हूँ झंडे की तरह यूँ आपको लहराते हुए हल्के हल्के नजर आएंगे। जिन जब भी नज़र आता है इस शेप में, काला साया बन के नज़र आए या ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह के आप आर पार भी उसके, जिस तरह एक शीशे का गिलास होता है उसके ऊपर डिज़ाइन भी बना होता है, उसके ऊपर कलर भी होता है, उसके ऊपर फूल भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस फूल के आर पार भी आप देख रहे होते हैं। तो उनके कपड़े भी इस तरह के थे कि आप उनके आर पार देख पा रहे थे। लेकिन जेली जिस तरह होती है, आप केक या इस तरह की चीज़ों के साथ जेली देखते हैं, यूँ मुसलसल हिलती है, इसी तरह ये जेली की तरह होते हैं। जिस तरह झंडा हवा में मुसलसल यूँ लहराता रहता है, तो ये एक सीधे यूँ स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते। जिन जब भी खड़े होंगे तो हल्के हल्के यूँ लहरा रहे होंगे, हल्के हल्के हिल रहे होंगे। तो वो भी जब दोनों खड़े हुए थे तो फ़ज़ा के अंदर इस तरह खड़े हुए थे और लड़का और लड़की यूँ हल्के हल्के लहरा रहे थे, हल्के हल्के हिल रहे थे और उनके वो आर पार देख पा रही थी। आज वो दोनों उसके सामने आ गए थे, जिनको वो बैठी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी, उनको इस तरह इमोशनल जज्बाती कर रही थी कि इसी की तरह उसके वो सामने आके खड़े हो जाएं, और वो भी उसके बिल्कुल पास आके खड़े हो गए और वो बड़ी बड़ी आँखें ऐसे झपक के उसको देख रहे थे। जब उसके सामने आ गए तो अमीना की भी आवाज़ चुप सी हो गई, अमीना भी कुछ खामोश सी हो गई और बच्चे भी आके उसको खड़े इस तरह देखना शुरू हो गए कि बोलो अब मज़ीद क्या बोलना है। ना बात अमीना के मुंह से निकल सकी, ना बात कुछ उन्होंने की। कुछ 30-40 सेकंड वो वहीं पे मौजूद रहे और उसके बाद उस जगह से गायब हुए। जिस लम्हे वो गायब हुए, वो गुमसुम सी बैठी उनको देख रही थी। डरी ज़रूर थी, लेकिन अब इतनी भी नहीं डरी थी कि बेहोश हो जाती है, उसको कुछ हो जाता। वो अपनी जगह पे कायम व दायम थी, इसके बावजूद कि दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। उसके कानों ने जो अगली आवाज़ सुनी, क्योंकि अब नज़र वो आँखों के से ओझल हो गए थे, गायब हो गए थे, कानों ने जो अगली आवाज़ सुनी तो वो दरवाज़ा था जो उन्होंने बंद किया था, जिसका मतलब था कि वो अंदर अपने कमरे में चले गए हैं। तो आज ये बात तो कन्फर्म हो गई थी, ये वही दो लड़का और लड़की थे जो दूर खड़े खेल रहे थे। वो खेलने के लिए उस पार्क में गए थे और उसने उनको इशारा किया था
आओ चॉकलेट ले लो। तो यही दो बच्चे थे जिनके हाथ इतने लंबे हो के उसके दरवाजे के पीछे जाके बाल्टियां उठा के गायब हो गए थे। तो आज उसको पहली दफ़ा पता लगा था कि ये बच्चे उस पार्क में खेलने गए थे, रहते इस घर में हैं। यही दो लड़का और लड़की थे जिसको उसने बाहर खड़े देखा था हॉलोवीन पे और उससे टॉफ़ीज़ लेने आई थी। वो समझ गई थी वो अब इस घर में रहते हैं। और ये बात उसने जब अमीना को बताई तो हुमना को बताई अमीना ने, तो हुमना ने उसको और हौसला दिया कि देखा तुमने कलाम की बरकत से अपने अंदर इतना हौसला पैदा कर लिया, इतनी अपने अंदर हिम्मत पैदा कर ली कि तुमने उनसे बात भी की, उनको बुलाया भी सही, देखा भी सही। अब तुम इनसे डरना छोड़ दो और हिम्मत पैदा करो, और कभी टाइम मिले तो इनसे इनका नाम भी ज़रूर पूछना। अब उस कमज़ोर सी अमीना के अंदर एक हिम्मत भी आ गई थी, लेकिन दवाइयों का असर था तो अब भी उसके अंदर कभी कभी चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाता था, लेकिन अपने आप को वो काफ़ी कंट्रोल कर चुकी थी। तावीज़ जो वो समंदर में फेंक के आए थे, बाल वो साइड पे दबा के आए थे, तो अली का माशाल्लाह से अब कारोबार अच्छा हो गया था। फिर से वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया था, मजबूत हो गया था, फिर से उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। मियाँ बीवी का प्यार बहाल हो गया था। वो जो चिड़चिड़ापन, नफरत सी आती जा रही थी, वो उन तावीज़ों की वजह से थी। शायद वो तावीज़ ना पता लगते तो शायद इन दोनों में से किसी की जान को नुकसान भी हो जाता, लेकिन अब फिर से वो प्यार हो चुका था। वो जो भी जालिम था या थी, वो इस प्यार को ख़त्म करना चाहते थे। अली और अमीना की ज़िंदगियाँ जो खुशी से गुजर रही थी, वो उससे इतना ये मेरा तज़िया है, उन्होंने नहीं लिखा, ये मैं कह रहा हूँ, वो इतना जेलस हो गए थे उस प्यार से जो अली अपनी बीवी अमीना से कर रहा था। तो वो उस वजह से उन दोनों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने तावीज़ किए थे। तावीज़ों का असर ख़त्म हुआ, अली का कारोबार ठीक हो गया, आहिस्ता आहिस्ता अमीना भी ठीक हो गई, और उसने जब बच्चों को भी देख लिया तो अब वो काम करते हुए अक्सर मुखातिब करती रहती उन बच्चों को। और एक दिन आखिर उसने कहा, मुझे पता है मेरे पीछे तुम खड़े हो, मुझे इतना तो अब तुम दोनों का पता लग गया कि तुम दो रहते हो यहाँ पे। अब एक काम करो, आज इतना भी मुझे बता दो। वो काम करते कह रहे हैं मुड़े बगैर उसने कहा, अपना नाम भी मुझे बता दो, जब रहते ही हो इस घर में, तुम्हारा भी घर है, चलो हम भी रहते हैं, तुम भी रहते हो, नाम ही तो बता दो। तो बच्चों की आवाज़ में से जो उसने एक लफ्ज़ सुना था, तो लड़के ने कहा दानियाल, और अभी वो झटका मारकर मुड़ नहीं लगी थी कि लड़की अपना नाम बता चुकी थी, तानिया। और जब उसने मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन कोई मुस्करा रहा था, क्योंकि आवाज़ आ रही थी कि मुस्कराने की आवाज़ ज़्यादा दूर नहीं, करीब से ही आ रही है। और मुस्कराने वाले वो उसको ये बता रहे थे कि हम तुम्हें फिर नज़र नहीं आ रहे। तो आज जब वो मुड़ी तो वो डरी नहीं थी। खौफ तो एक इंसान के नेचर में है ना, थोड़ा सा तो आता है, लेकिन थोड़ा सा हौसला उसके अंदर था। उसने कहा, दानियाल और तानिया तुमने नाम बताया है ना? तो उन्होंने कन्फर्म किया, दोबारा से अपना नाम लेके लड़की ने कहा तानिया, और उसने कहा दानियाल। उसी घर में रहते हुए फिर वो उतना मानूस हो गई उन दोनों बच्चों के साथ कि उसने तानिया का नाम तानी और दानियाल का नाम दानी रख दिया। होता क्या, वो काम कर रही है और अपनी आंखों से क्या देखती है, मेरी ये वाली जो देश की है, ये वाला मेरा बर्तन है उड़ता हुआ जा रहा है, तो वो पीछे भाग रही है और कह रही है तानी दे दो मुझे, तानी मुझे तंग मत करो, दानी तुम मुझे तंग मत करो। और कई दफ़ा फिर ऐसा होने लगा, वो शरारतें करते, अब वो डरती नहीं थी, वो नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उसकी चीज़ें लेके भाग जाते, उनके पीछे भागती, और जब भागते भागते जाती तो वो चीज़ नीचे गिर जाती और वो वहाँ से उठा लेती। लेकिन उसको पता था कि हरकत किसी और ने नहीं, दानियाल और तानिया ने की है। तो वो कहती दानी तानी मुझे वापस कर दो। उनके साथ रहते रहते मानूसियत सी होगी, खौफ भी ख़त्म हो गया, वो आदी हो गई कि बच्चे हैं जो जिनात के बच्चे हैं, अपना आप भी मुझे दिखा चुके हैं, अपना आप जाहिर भी कर चुके हैं, नाम भी बता चुके हैं, तो ठीक है वो रह रहे हैं, अल्लाह की मखलूक है। और जो हुमना की बातें थी जो उसको और मजबूत कर चुकी थी, इसलिए वो अब उनके साथ मानूस सी हो गई थी। अली भी वाकिफ़ था दानियाल से और तानिया के से कि ये दो बच्चे यहाँ पे रहते हैं। अली भी अब उनको महसूस क्लियर कर चुका था। बात निकलते निकलते जब हमसायों तक भी पहुँची और इस तरह उनके कानों में ये बात पहुँची कि यार यहाँ पे तो घर कुछ इस तरह के हैं, बाहर से मॉडर्न बना दिए गए हैं, नए बना दिए गए हैं, अंदर से बहुत पुराने यहाँ पे हरकतें होती हैं। तो काफ़ी घरों ने कहा हमारे घर में भी यही हाल है, लेकिन हमें तंग नहीं करते, हमें डिस्टर्ब नहीं करते, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते। वरना हर घर के अंदर यहाँ पे ये है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे घर बने हुए ये बहुत पुराने हैं। अब अमीना उस घर में सुकून से सोती भी थी, उसको नींद भी आती थी, उसको पता होता था कि तानिया और दानियाल ही है जो इस घर में फिरते हैं।
और जब जिन्नात के साथ दोस्ती हो जाए तो बहुत फ़ायदा भी देते हैं। और यही दो ही थे, जब ये बेहोश होती थी तो वो इसको उठाकर उसके बिस्तर पे लिटा देते थे। अली जब भी अपने घर में दाखिल होता था तो अमीना एक दफ़ा उसको किचन से मिली थी, एक दफ़ा उसको बिस्तर पे बेहोश मिली थी और एक दफ़ा दरमियान वाले कमरे में मिली थी। तो ये बच्चे थे जो उसको उठा के वहाँ लिटा देते थे। जिन्नात के बच्चों के पास बहुत ताकत होती है। तो अब मानूस हो गई थी, तो कई दफ़ा उसकी चीज़ें जब गुम जाती, ना मिलती, तो वो बुलाती, तानिया, दानी, मेरी चीज़ नहीं मिल रही, ये तो मुझे ढूंढ के दो। अगर तुमने ढूंढ लिए तो वहाँ सामने टेबल पे रख दो। और वो देखती टेबल पे वो चीज़ रखी हुई है। ऐसा कई दफ़ा होता, वो अपनी चीज़ रख के कहीं भूल जाती और कहती मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। तो वो उनसे मदद लेती, तानी से और दानियाल से, कि वो तो चीज़ रख दो, मैं भूल गई हूँ, मेरी अलमारी में मैंने रखी थी, वो अब वहाँ नहीं मिल रही, मेरी अलमारी में वापस ढूंढ के वहीं रख दो। वो बच्चे वो ढूंढ के वहीं रख देते। जब वो बच्चे तानिया और दानियाल उसके साथ मानूस हो गए तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आई। अली के जो दोस्त थे, अक्सर उसकी फैमिली जब इनके घर आना शुरू हो गए, पहले भी आते थे, जब वो उनको पता लगा भाभी ठीक हो गई, हम बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, ये तो नहीं बताया था जिन्नात का मसला है। तो जब वो पूछने के लिए आए तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, अमीना, अली का दोस्त, उसकी बीवी बैठे बातें कर रहे थे। बच्चे खेलने के लिए जिस तरह दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अमीना उठ के आई तो उसने अपनी आंखों से देखा कि बाकायदा वो बच्चे सिर्फ मैं नहीं देख चुकी, अली भी जो देख चुके थे, लेकिन अली के दोस्त जो उनके घर में आए हुए थे, उनके दो बच्चे बैठे फर्श पे उनके साथ खेल रहे थे। एक बॉल थी जो वो फेंकते थे, दूसरी साइड पे जाती थी और दूसरी साइड से बॉल फेंकी जाती थी उनकी तरफ। एक बात अमीना को क्लियर हो गई कि ये बच्चे उन दोनों बच्चों को, जिन्नात को यानी कि दानियाल को और तानिया को, देख भी पा रहे हैं और उनके साथ खेल भी रहे हैं। उन बच्चों को तो ये नहीं पता कि ये कौन है, जिन हैं या क्या है, छोटे बच्चे थे, और वो जाते उनके साथ खेलना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद अमीना ने देखा वो खेल रहे हैं तो वो चुप करके चली गई, लेकिन उसका ध्यान अंदर की तरफ लग गया कि डर ना जाएं बच्चे। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही दोनों बच्चों की रोने की आवाज़ आई। वो भागते हुए अंदर गई। सबसे पहले अमीना भागी क्योंकि वो देख चुकी थी कि वो तानियाल और दानी के साथ खेल चुके हैं, तो वो देख चुकी थी। और जब वो भागती हुई गई तो उनको गिरा चुके थे, वो नीचे एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े थे और रो रहे थे। तो जल्दी से उन्होंने उठाया और उसके बाद वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि उनके वालिदैन को उनसे इजाज़त लेनी पड़ी कि अब बच्चे चुप नहीं करें, हमें इजाज़त दीजिए, हम अपने घर जा रहे हैं। और अपने घर चले गए। तो फिर अमीना ने बताया कि मैंने जो देखा है, तानिया और दानियाल उनके साथ खेल रहे थे और उन्होंने मेरे ख्याल में उनको धक्का दिया है। तो अली ने कहा तुम तो उनसे बात करते, उनसे पूछना उन्होंने ऐसा क्यों किया है। और जब अमीना ने उन बच्चों से, उसी वक्त तो नहीं, बाद में बातें करती थी, कभी कभी जवाब देते थे, वो ज़्यादा बातें नहीं करते थे। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमें नहीं अच्छा लगता आपके अलावा इस घर में कोई और भी आए। अब कंडीशन ये हो चुकी थी, अली के दोस्त जब जब इस घर में आते, जितनी दफ़ा भी आए तो उनके बच्चों को कोई ना कोई गिरा देता था, कोई मार देता था, थप्पड़ मारता था, गिराता था। बच्चे रो पड़ते थे और वालिदैन को तो समझ नहीं आती थी। अली और अमीना फ़ौरन समझ जाते थे कि उन दानियाल और तानी ने उनको धक्का दिया है, मारा या कोई चोट पहुंचाई है। और जब 4-5 दफ़ा ये वाक़या हुआ तब फिर पूछा था। अली ने कहा था पूछो ऐसा वो क्यों करें। शुरू में नहीं, अली ने कहा था, इग्नोर किया था, काम सी बात थी। 4-5वीं दफ़ा जब ऐसा हुआ तो अली ने कहा इनसे पूछूँ वो ऐसा क्यों करें। तो उसने उनसे पूछा तो उसने बताया था हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई और इस घर में आए। तो अब हालत उस घर के अंदर आज भी ये है कि वो 8 साल की तानिया और वो 10-11 साल का जो दानियाल है, उस घर में इनके साथ मानूस हैं, शरारतें भी करते हैं, चीज़ें गायब भी करते हैं, वापस भी कर देते हैं, खाने को भी कभी मांग लेते हैं, वो उनका ख्याल भी रखते हैं। उसी कमरे में आज भी रह रहे हैं, दरवाज़ा आज भी खुलता है, बंद होता है। लेकिन जब कोई और बाहर का बंदा आ जाए, कुछ मिनट के लिए आ जाए तो कोई बात नहीं, अगर वो 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए आ जाए तो उनको उनका आना बुरा लगता है। दिल करता है उनका तो खेलते हैं, क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी भी आई थी जिनके बच्चों को आते ही उन्होंने गिरा दिया था। और एक बच्चे को तो सर में इस तरह चोट लगी थी कि वो रोते रोते चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मजबूरन उनके वालिदैन ने कहा था हमें इजाज़त दीजिए, हम जा रहे हैं, बच्चे को अच्छा लगता है, चोट लग गई है। उन्होंने कहा था हमें अच्छा नहीं लगता कोई और यहाँ पे आए। तो आज भी वो उस घर में मौजूद हैं, तानिया और दानियाल, उन दोनों मियाँ बीवी अली और अमीना के साथ मानूस हैं, लेकिन किसी और को बर्दाश्त नहीं करते। अब भी वो उनको दिखाई देते हैं। और हुमना भी उस घर में कई दफ़ा गई और उनके साथ उस घर में उन बच्चों को
हुमना ने भी किस तरह देखा और उनके साथ भी क्या क्या वहाँ पे कुछ हुआ जो उन्होंने मुझे बताया है, वो एक अलग कहानी है। कैसे वो इस घर में आई, इस सिटी में वो शिफ्ट हुई और उन्होंने क्या क्या अपनी आंखों से देखा और क्या क्या हुआ, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी है। वो इंशाल्लाह वो लिख रही हैं, वो मैं आपको तफसील से सुनाऊंगा। इस कहानी में जो मैंने आज आपको सुनाई है, जहाँ पे दानियाल और तानिया, तानी उनको प्यार से कहती है और उसको दानी कहती है, वो रह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो जिन्नात के बच्चे हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, वो जितना बोलती है वो जवाब नहीं देते, बस अपना आप महसूस करा देते हैं। दरवाज़ा तो कई लोगों ने, जो उनके दोस्त भी गए हैं अली की फैमिली, उन्होंने भी पूछा है आपका ये दरवाज़ा खुद ब खुद क्यों खुल जाता है, डरे भी हैं कि ये दरवाज़ा खुल जाता है बंद हो जाता है। उन्होंने कहा पता नहीं जी, खुल जाता है। और हमसायों ने भी कहा है कि अक्सर हमारे घरों में दरवाजे और खिड़कियाँ इस तरह खुद ब खुद खुल जाती है, हमें भी महसूस होता है। असल में ये घर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बहुत पुराने बने हुए हैं, आज के नहीं हैं, और जिन्नात वहाँ पे पुराने आबाद हैं। बाहर से तो उन्होंने उनको मॉडर्न कर दिया, लेकिन अंदर से आज भी वो पुराने हैं और जिन्नात उनके अंदर आबाद हैं। इस घर की अभी मैं आपको लास्ट में वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो मुझे हुमना ने भेजी हैं। घर है, मतलब बालकनी इस वजह से ग्राउंड फ्लोर पे होने के बावजूद 5-6 फुट ऊंचा है, वो आप देख लेंगे को बालकनी में। बल्कि उन्होंने जो मुझे एक वीडियो बना के भेजी है, एक बालकनी के अंदर खड़े होकर बना के भेजी है, आपको नज़र भी आता है कि वो बालकनी के ऊपर खड़े होकर वीडियो बनाने वाले ने वीडियो बनाई है कि ये बालकनी है और उसकी जाली नज़र आ रही है बालकनी की, और नीचे साथ ही ज़मीन है। उन दरख्तों को देख के आपको अंदाज़ा होगा, जहाँ पे इतने घने दरख्त होंगे, ये कैसे हो सकता है वहाँ पे जिन्नात ना हो। जिस तरह पार्क होते हैं बड़े बड़े और ऐसी जगह जहाँ पे दरख्त ही दरख्त होते हैं, वहाँ पे जिन्नात के बच्चे रात को लाजमी खेलते हैं। इसलिए अमेरिका में मैं अपनी आंखों से कई घरों में देख के आया हूँ, जहाँ पे मैं भी था, बहुत से घरों में देख के आया हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। ये झूठ नहीं है, जिस घर में मैं रहता रहा हूँ, मैं उस घर में अपनी आंखों से मैंने देखा है। छोटी बेबी की मैंने आपको वाक़या सुनाया भी था, शायद वीडियो दिखा सका या नहीं दिखा सका, जो बेबी करके भागती थी, खेलती थी उन बच्चों के साथ। ये कोई नावल नहीं है, ये हकीकत की कहानियाँ जो मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। बहुत सारे घरों में ऐसा है। लेकिन एंड में मैं ये कहूँगा अली और अमीना के लिए कि अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली अली, आज आपको एक मैं बात ज़रूर कहूँगा, मैं आपसे कभी मिला नहीं, आपने कहानी का पार्ट 2 पार्ट 1 सुना है, आज तीसरा भी सुनने जा रहे होंगे आप दोनों। आपने इस बहन अमीना का बहुत ख्याल रखना है। मैंने जिस तरह कहा ना, जिस तरह वो जाके भाग के गले मिली हुमना को, तो ये वो लोग होते हैं प्यार के मतलाशी लोग। इनको जब प्यार मिल जाता है तो अपना तन मन धन अपनी जान नछावर कर देते हैं। ये भी आपसे बहुत सच्चा प्यार करती हैं। तावीज़ात ने और इन चीज़ों ने इनको ज़रूर, बहुत सारी बातें मैंने कहानी में नहीं सुनाई, लेकिन आज आपसे इस कैमरे के तहत मुखातिब होकर कह रहा हूँ, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आपने वाकई बहुत ख्याल रखा है अमीना का, बहुत ज़्यादा आपने केयर की है। अल्लाह आपको इसका इस दुनिया में भी आखिरत में भी अजर देगा। वो बहुत डिस्टर्ब रही हैं उस जिन्नात की वजह से, उन तावीज़ात की वजह से, उस खौफ की वजह से। वो अक्सर आपको कहती भी रही हैं कि जो कुछ हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। जो मैंने कहानी में नहीं सुनाया, मुझे पता है कि तुम्हारी वजह से अली हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन असल में वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को ढेर सारी खुशियाँ दे। और अमीना बहन, आपने भी इस भाई अली का, मैं उसको भाई कह रहा हूँ जो आपके शौहर हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि इस कहानी के एंड में मैं पैगाम क्या दे रहा हूँ, आप दोनों की जोड़ी से बहुत से लोग हसद करते हैं, कि मैं आपको अपने अमल से बता रहा हूँ। आपके करीब के, मैं आपको कह रहा हूँ, खून के रिश्तों में से कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपसे हसद करते हैं बहुत ज़्यादा अमीना जी आपसे, और उस हसद की वजह से उन्होंने तावीज़ किया है आपके ऊपर कि अली से आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए, आप मर जाएं, अल्लाह ना करे अली को कुछ हो जाए, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आपको कुछ हो जाए। इस हद तक तावीज़ किए गए हैं आपके ऊपर। आपको नई ज़िंदगी मिली है अमीना जी, आपको अल्लाह ताला ने दी है, और आपके अपनों ने किए जो करीब तरीन के रिश्ते हैं। इसलिए आप दोनों हमेशा जुड़े रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और तमाम देखने वालों को जो आज कहानी मेरी सुन रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, दुआ कीजिएगा इस प्यारे से कपल के लिए, अली और अमीना के लिए। इनके फ़र्जी नाम है, लेकिन नामों में से ही निकाल के गए हैं। उनको पता है कि अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी को बेइंतहा खुशियाँ दे, बेइंतहा रहमतें हों इनके ऊपर, और आसानियाँ ही आसानियाँ हों। और उस बहन के लिए भी जिसने, हुमना ने, अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती हिस्सा इन दोनों को दिया, उनके लिए तो अभी कहानी है, उनको मैं सुनाऊंगा, वो तो हैं ही, क्या बात है उनकी हुमना जी की, तो अल्लाह उनको खुश रखे, उनके लिए तो मैं दुआ देता हूँ। लेकिन आज इन दोनों के लिए ये इनकी कहानी थी। और उन दानियाल और
जो तानिया है, मैं आप रिक्वेस्ट भी करूँगा आज आपसे इस ऑफ कैमरा स्टोरी के तहत, मैं किस दिन आपसे लाइव स्काइप पे आना चाहूँगा, मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगा। मैं स्काइप पे मैं चाहता हूँ मैं खुद ही उनको बुलवा लूँगा, मेरे सामने आ जाएंगे। तो स्काइप में ऑन करूँगा, आप भी स्काइप पे आइएगा, तो उस जगह पे उस कमरे में आप स्काइप लेके जाइएगा। मैं तानिया और दानियाल को लाइव बुलाना चाहूँगा, उनसे हम कलाम करना चाहूँगा। हो सकता है मुझे अपना आप दिखा दे तो उसको रिकॉर्ड भी करना चाहूँगा, वो मुझसे बात भी इंशाल्लाह करेंगे। तो अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग देख रहे हैं उनसे कहिएगा आप मुझे टाइम दें तो मैं उन दोनों को रिकॉर्ड भी करूँगा और ये वीडियो चलाऊँगा भी सही, और लोग देखेंगे भी सही कि जिस कहानी को सुना उन्होंने तो उसके वो जो 2 किरदार आज भी आपके घर में मौजूद हैं, दानियाल और तानिया, वो मैं रिकॉर्ड करूँ और लोग उसको देख लें। बाकी सुनने वालों के लिए भी, हुमना जी के लिए, अमीना जी के लिए, अली जी के लिए, सबके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं आप सबकी तरफ से भी, सुनने वालों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। और ये थी इनकी कहानी जो यहीं पे ख़त्म हुई। एंड पे आप वीडियोस देखिए उस जंगल की, जो घर के बाहर दरख्तों का इतने घने जंगल हैं, वो चर्च है जिसका घंटा बजता हुआ आप सुनेंगे, और वो पार्क है बच्चों का साथ में वो बालकनी पे खड़े होकर उन्होंने बनाई है, वो सारा वीडियो में देखिए। लेकिन आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, इसको भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, शेयर ज़रूर किया करें ताकि इस कहानी को और बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, आप लोग इसको शेयर ज़रूर कर दें। आप लोग भी अपनी मुझे कहानी सेंड कीजिए तो इंशाल्लाह उसको भी मैं इसी ऑफ कैमरा स्टोरी में ज़रूर शामिल करूँगा। शामिल करने के लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जो इस वक्त नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, +92 313 66 55500। इस पर मुझे सेंड कीजिए वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके या बेशक लिख के, लेकिन लास्ट में एक फ़िक्रा स्टोरी उर्दू में या इंग्लिश में लाजमी लिखिएगा, आखिरी लाइन स्टोरी होनी चाहिए, मैं समझ जाऊँगा आपकी कहानी, इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। आप लोग वीडियो देखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।